हेलो दोस्तों, मैं लवली श्रीवास फिर से एक बार कल परीक्षा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं गति के नियम। गति के जितने भी नियम हैं आपके पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम, इन सभी नियमों के बारे में फिर से एक बार हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हमारे पास है गति के नियम, और गति के जो नियम है वो मूल रूप से 3 ही नियम है। ठीक है, तो गति के नियम किसने दिया था? तो गति के नियम दिया था न्यूटन ने। गति के जो नियम है ना, गति के नियम दिए थे, कौन दिए थे? न्यूटन दिए थे। और गति के टोटल कितने नियम हैं? तो टोटल 3 नियम हैं। क्लियर है? अब हम गति के नियम को समझने से पहले हम जानेंगे जड़त्व क्या है। तो किसी वस्तु द्वारा बाह्य बल के विरोध का जो गुण होता है, जब भी है ना कोई बाह्य बल लगाया जाता है और उस बाह्य बल का विरोध किया जाता है, तो उस गुण को कहा जाता है मूल रूप से जड़त्व के नाम से जानते हैं। जड़त्व की जो माप है एक्चुअल में द्रव्यमान से लगाते हैं, है ना, द्रव्यमान से लगाते हैं। जैसे नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा कि जो जड़त्व की जो माप है वस्तु के, हमेशा किससे करते हैं? द्रव्यमान से करते हैं। यदि भारी वस्तु होगा तो उस पर जड़त्व का मान ज्यादा होगा, और हल्की वस्तु है तो जड़त्व का मान कम होता है। इस आधार पर हम देखेंगे कि जो जड़त्व है एक्चुअल में अदिश राशि, क्योंकि द्रव्यमान है और द्रव्यमान अदिश राशि होता है, इसलिए जड़त्व भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका अदिश राशि हो जाएगा। और एसआई मात्रक की बात करें तो एसआई मात्रक होता है इसका किलोग्राम होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जड़त्व है, और जड़त्व को हम मूल रूप से 3 रूपों में डिवाइड करते हैं। पहला विराम का जड़त्व, दूसरा होता है आपके पास गति का जड़त्व, और तीसरा है आपके पास दिशा का जड़त्व। आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे विराम का जड़त्व क्या होता है। अब विराम का जड़त्व यह है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यदि कोई, मान लो कोई भी वस्तु हो आपके पास, यदि कोई वस्तु रखा हुआ है स्थिर अवस्था में, तो जब तक हम उस पर बाह्य बल यदि बाहर से फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक उसकी स्थिति में न तो कोई परिवर्तन होगा और न ही कोई चेंजेस आएगा। तो ये होता है आपके पास विराम का जड़त्व। इसी को बताया गया है, जैसे आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल देखते होंगे, है ना। जैसे आप गाड़ी पर मान लो बैठे हो, यहाँ पर लिखा गया पहला उदाहरण है कि गाड़ी के अचानक चल देने से शरीर का पीछे झुक जाना। अब हम क्या होता है कि जैसे मान लो हम ट्रेवल करते हैं, तो हम मान लो बस में बैठे हैं, है ना, बस में बैठे हैं, मतलब हमारा पूरा बॉडी स्थिर अवस्था में, क्योंकि गाड़ी अभी क्या है? चली नहीं है बल्कि स्थिर है ना। तो हमारा पूरा बॉडी स्थिर अवस्था में रहता है। लेकिन गाड़ी अचानक जैसी चलने लगती है तो जो पार्ट, जो सीट में हमारा जो पार्ट लगा रहता है, जुड़ा रहता है, वो स्थिर अवस्था में आ जाता है। लेकिन जो ऊपरी पार्ट होता है आपकी वाला, जैसे ये वाला सिर वाला पार्ट, ये स्थिर अवस्था में नहीं रहता, मतलब स्थिर अवस्था में रहता है। और जो नीचे वाला पार्ट होता है ये एक्चुअल में गति की अवस्था में आ जाता है। तो यही बोला गया है कि गाड़ी के अचानक चल देने से हम क्या होता है? इसे पीछे की ओर झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं भाई? क्योंकि ऊपर वाला जो बॉडी का पार्ट है वो स्थिर अवस्था में रहता है, और जो नीचे वाला पार्ट है जो इसका संपर्क सीट के साथ रहता है, अचानक गाड़ी के चलने से वो गति की अवस्था में आ जाता है, और इस कारण से हम पीछे की ओर अचानक क्या होते हैं? झुक जाते हैं। आगे समझ में। दूसरा उदाहरण है डाली के हिलाने से फलों एवं पत्तों का गिरना। अब डाली में जो लगे हुए फल या पत्ते होते हैं वो स्थिर अवस्था में होते हैं, लेकिन जब अचानक अपन ऐसे झन 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 हिलाते हैं ना, तो क्या होता है? फिर उसमें अचानक है ना फलों के हिलाने से परिवर्तन होता है, कुल मिलाकर गति होता है, और जिसके कारण क्या होते हैं? फल और पत्ते गिर जाते हैं। एक्चुअल में वो स्थिर अवस्था में रहता है, और अचानक जब उसमें हम बल लगाते हैं तो क्या होता है? फिर एक परिवर्तन आता है उसमें, और इस कारण से फल और पत्ते अचानक क्या होते हैं? गिरने लगते हैं। दूसरा उदाहरण है गद्दे को डंडे से पीटने पर धूल के कणों का गिरना। रुकना है ना, धूल के कणों का गिरना। धूल के कणों का गिरना आप दैनिक जीवन में देखे होंगे, सभी के यहाँ जो गद्दे वगैरह होते हैं ना, जब दीपावली वगैरह के पर्व आता है तो हम क्या करते हैं? साफ सफाई के लिए निकालते हैं, है ना। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? गद्दे वगैरह को हम क्या करते हैं? डंडे वगैरह से पीटते हैं, मानते हैं ना, सफाई के पर्पज से। तो क्या होता है? जैसे ही अपन गद्दे को जोर से डंडे से मारते हैं तो क्या होता है? जो धूल के कण होते हैं वो गद्दे पर, है ना, ऐसे स्थिर अवस्था में रहते हैं, और अचानक जब उनको बाह्य बल लगाया जाता है, बाह्य बल मिलता है, तो वहां से क्या होते हैं? गिरने लगते हैं। तो ये है आपके पास विराम का जड़त्व। अचानक विराम अवस्था में जब वस्तु है और वहां पर हम अचानक बल लगाते हैं, है ना, तो क्या होता है? वहां पर
एक प्रकार का बाह्य बल काम करता है और स्थिर अवस्था में होने के कारण अचानक उसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। क्लियर है। आपके पास चौथा उदाहरण है, गोली से कांच में छेद हो जाता है जबकि पत्थर से कांच टूट जाता है। अब गोली से कांच में छेद हो जाता है, ये कैसा विराम का जड़त्व का उदाहरण है। तो क्या होता है, गोली की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है और पैनी होती है ना। तो अचानक जब वार किया जाता है कांच पर, तो कांच को बिना किसी परिवर्तन के पार कर दिया जाता है ना। इसलिए कांच टूटने के बजाय उसमें क्या हो जाता है, एक प्रकार का छेद हो जाता है। लेकिन जो पत्थर होता है वो बहुत बड़ा होता है और जैसे हम उस पर कांच पर वार करते हैं, है ना, तो यहाँ पर विराम का जड़त्व काम करता है और जिसके कारण पत्थर क्या होता है, टूट जाता है। तो यही इन एग्जाम्पलों को दिया गया है विराम के जड़त्व के माध्यम से। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चीज में क्या लिखा गया है आपके पास, गति के जड़त्व। अब गति का जड़त्व का मतलब ये है, यदि कोई वस्तु गतिशील है, यदि कोई भी वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल न लगाएंगे तब तक। अब आपके पास बहुत सारे है ना सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो हमेशा गति में रहना चाहिए, फिर रुकता क्या है क्यों है ना। जैसे हम मान लो साइकिल चला रहे हैं, सिंपल उदाहरण ले लेते हैं साइकिल। अब साइकिल चला रहे हैं तो है ना, 2-4 पैडल लगाने के बाद गाड़ी जो साइकिल है गति में आ जाता है, तो हमसे हमेशा गति में रहना चाहिए। फिर रुकता क्या है क्यों है ना, तो यहाँ पर एक्चुअल में घर्षण बल काम करता है और घर्षण के कारण गति ज्यादा देर तक रहने वाला नहीं है। इसलिए वहां पर एक क्या होता है, गति के जड़त्व का काम करता है। क्या वो कौन सा काम करता है, घर्षण बल। इसलिए हमेशा गति में न रहते हुए वो रुक जाता है। अब यहाँ पर मान लो घर्षण बल नहीं होता, सपोज दैट, तो आप जिस स्थिति में उसको गति कराओगे वो वैसी हमेशा गतिशील ही रहेगी जब तक आप उस पर बाह्य बल न लगाओ तब। लेकिन यहाँ पर जड़त्व का होने के कारण जगह जगह आपके एटमॉस्फेयर में क्या है, जड़त्व काम करता है ना। हवा में बात करें, यदि हम किसी वस्तु को हवा में उछालेंगे तो वहां पर भी आपके जो वायुमंडलीय जो दाब वगैरह होते हैं वो भी वहां पर, और दूसरा चीज गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर घर्षण का काम करता है, उसको गति को का विरोध करने का काम करता है। इसलिए हमेशा वो गतिशील नहीं रह सकता। अब हम बात करते हैं जैसे कि यहाँ पर हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल आप देखोगे, गाड़ी के अचानक रुकने से शरीर का आगे की ओर झुक जाना। जब हम मान लो गाड़ी पर सफर करते हैं, जैसे सपोज दैट बस वगैरह में हम सफर कर रहे हैं, तो हमारा पूरा बॉडी जो है गाड़ी के साथ क्या होता है, गति की अवस्था में होता है। हम पूरी तरह से गतिशील होते हैं। लेकिन गाड़ी जब अचानक रुक जाता है तो होता क्या है कि जो हमारा निचले वाला जो बॉडी है, चूंकि ये संपर्क है ना, सीट के संपर्क में रहता है, गाड़ी के संपर्क में, तो अचानक रुकता है। लेकिन हमारा जो ऊपरी पार्ट है ये गतिशील होता है, इसलिए हमें न चाहते हुए भी सामने की ओर ऐसा क्या होता है, झुकना पड़ता है। तो ये है आपके पास गति के जड़त्व के कारण होता है ये सब। दूसरा चीज देखेंगे, लंबी कूद वाले बहुत दूर से दौड़ कर आते हैं, है ना। क्यों आते हैं भाई, क्या, ताकि वो एक गति है ना जनरेट कर सके, है ना। आप तुरंत ऐसे मान लो आपको बहुत लंबा कूदना है तो आप अपने स्थान में खड़े खड़े नहीं कूद सकते। ऐसा कूद लोगे क्या बहुत लंबा, नहीं। आपको उसके लिए बहुत दूर से दौड़ते हुए आना होगा, तभी आप बहुत लंबी छलांग लगा सकते। तो ये किसके कारण हो सकता है, ये लंबी कूद वाले भी आपकी गति के जड़त्व के कारण ही संभव हो पाता है। तीसरा एग्जाम्पल दिया गया है कि चलती ट्रेन या बस से उतरते समय ट्रेन या बस की गति की दिशा में कुछ कदम दौड़ना चाहिए, है ना। हमेशा जब भी आप कभी बस या जो भी है ना, बस हो या ट्रेन हो, मान लो गति की दिशा में उतर रहे हो, तो क्या होता है कि जैसे हम नीचे कदम रखते हैं, मान लो हम अचानक उतरेंगे तो हमारा पूरा बॉडी क्या होता है, गतिशील होता है। और पूरा बॉडी गतिशील होने के कारण मान लो हम अचानक रुकने की कोशिश करेंगे तो होगा क्या, हमारा निचले वाला पार्ट तो स्थिर हो जाएगा, लेकिन ऊपरी वाला पार्ट क्या होता है, गतिशील रहता है। इसलिए मान लीजिए कि इस स्थान पर आपको रुकना होगा। यहाँ पर बता रहा हूं कि ये आप गति की दिशा में सफर कर रहे हो, है ना। अचानक आप रुकोगे सपोज दैट, तो आपके जो निचले वाला जो पार्ट होगा ये वाला, ये तो स्थिर हो जाएगा, लेकिन जो बॉडी है ऊपरी वाला पार्ट वो गतिशील होगा। कैसे होगा, गतिशील हो जाएगा और वो ट्रेन के साथ ही गति में रहेगा। इसलिए आप अचानक रुकोगे तो आप क्या करोगे, धड़ाम से नीचे की ओर गिर जाओगे। इसलिए बोला जाता है कि जब भी आप बस हो या ट्रेन हो, है ना, यदि बस और ट्रेन चल रहे हैं तो आप जब भी उतरो तो ट्रेन की दिशा में, जिस दिशा में गाड़ी हो या ट्रेन हो चल रही है, उसी दिशा में आपको थोड़ी देर दौड़ना चाहिए, ताकि आपका बॉडी में क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा और आप गिरने के बजाय स्थिर हो जाओगे। क्लियर है। तीसरा देखते हैं इसका, जैसे यहाँ पर दिया गया है दिशा का जड़त्व।
अब दिशा का जड़त्व का मतलब यह होता है कि कोई भी वस्तु स्वतः अपनी दिशा परिवर्तन नहीं कर सकता, कर पाएगा, कोई भी वस्तु नहीं कर पाता जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए तब तक, है ना। तो अब हम देखेंगे कि गाड़ियों में मडगार्ड लगाते हैं, जो गाड़ियों में जो मडगार्ड होते हैं, मडगार्ड क्यों होते हैं भाई, है ना, उसको शो ऑफ के लिए मडगार्ड नहीं लगाया जाता। क्यों मडगार्ड लगाते हैं, ताकि जो धूल के कण होते हैं, जो चक्का होता है ना, उसके साथ चिपक कर जो आते हैं उसकी गति दिशा को मोड़ने के लिए होता है। क्या होता है, दिशा को मोड़ने के लिए, है ना। अब जब धूल के कण, छोटे छोटे कण जो होते हैं, जो टकरा कर आपके कपड़े पर आ जाएगा, आता है, चलाए होंगे तो बिल्कुल पता होगा, है ना। तो उनकी दिशा को चेंज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मडगार्ड का यूज करते हैं। क्लियर है। वृत्ति गति करती वस्तु छूटने पर सीधी रेखा में चलती है। जब किसी वस्तु को सपोज दैट हम मान लेते हैं चाबी के गुच्छे वगैरह हो, इसको इस टाइप से हम क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, लेकिन जब अपने अक्ष से निकलता है तो स्वतः एक ही दिशा में चलने लगती है। तो ये किसके कारण होता है, ये भी दिशा के एक जड़त्व के कारण होने वाली घटना है। मोड़ पर साइकिल के हैंडल को मोड़ना, आप मोड़ पर साइकिल के हैंडल को नहीं मोड़ोगे तो मोड़ के दूसरी तरफ जाकर गिरोगे, है ना। तो आपको मोड़ना क्यों है, क्योंकि दिशा का जड़त्व है। दिशा का जड़त्व ही ये कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी जो दिशा स्वतः परिवर्तन नहीं कर सकता, बल्कि आपको बाह्य बल लगाकर उसको क्या करना है, दिशा में को चेंज करना है। तो मोड़ पर यदि हम दिशा को मतलब हैंडल को नहीं मोड़ेंगे तो हम गिर जाएंगे, इसलिए हमको मोड़ने के लिए, है ना, साइकिल हो बाइक हो, इनको मोड़ने के लिए हमको बल लगाना पड़ता है। साइकिल के हैंडल, बाइक के हैंडल को मोड़ना पड़ता है। तो ये किस कारण से होता है, दिशा के जड़त्व को फॉलो करने के लिए ही होता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि न्यूटन का फर्स्ट नियम अभी तक जो भी हम पढ़े हैं, है ना, विराम का जड़त्व देखे हैं, दिशा का जड़त्व देखे हैं, गति का जड़त्व, इन तीनों नियमों को मिलाकर ही हम क्या कहते हैं, मूल रूप से दिशा के जड़त्व को छोड़कर हम बात करेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ना, केवल विराम और गति के नियम को मिलाकर हम जो पढ़े, विराम का जड़त्व पढ़े और एक पढ़े हैं गति का जड़त्व, इन दोनों नियमों को मिलाकर उसको किस नाम से जानते हैं, आप देखोगे। एक तो विराम का जड़त्व हो गया, विराम का जड़त्व प्लस गति के जड़त्व, है ना,